हाय फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी एनसीईआरटी फर्स्ट जिसमें चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट कर चुके थे। यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत हम सारे ऑर्गेनेल्स पढ़ रहे थे। तो इसमें हमें आज माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक करना है। तो देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आज पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जिसका सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन होता है, अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट ईजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया को आसानी से माइक्रोस्कोप के अंतर्गत नहीं देख सकते हैं, इसको जो है स्टेन करके ही देखा जा सकता है। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज़ वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के आधार पे जो है माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के आधार पे वेरी करती है। इन टर्म ऑफ शेप एंड साइज आल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड। और शेप और साइज के टर्म में देखा जाए तो भी जो है इसकी वेरिएबिलिटी अलग अलग होती है। टिपिकली इट इज़ सूसेस शेप्ड ओवरऑल सिलेंड्रिकल हैविंग ए डायमीटर ऑफ 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर एंड लेंथ 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। देखा जाए तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है सॉसेज शेप्ड या सिलेंड्रिकल शेप का होता है, जिसका डायमीटर जो है 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर, अगर एवरेज डायमीटर देखा जाए तो 0.5 माइक्रोमीटर का होता है, और लेंथ में 1 to 4.1 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है। Each mitochondrion is a double membrane bound structure with the outer membrane and the inner membrane dividing its lumen distinctly into two aqueous compartments, that is the outer compartment and the inner compartment। तो प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, मीन्स डबल लेयर से ये कवर्ड होती है। आउटर मेम्ब्रेन इसका होता है और इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक्वस कंपार्टमेंट मतलब फ्लूइड भरा होता है, मीन्स मैट्रिक्स बीच में पाया जाएगा। द इनर कंपार्टमेंट इज फील्ड विद ए डेंस होमोजीनस सब्सटेंस कॉल्ड द मैट्रिक्स। इनर कंपार्टमेंट के अंतर्गत जो है देखा जाए तो उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, डेंस होमोजीनस सब्सटेंस का वो फ्लूइड बना होता है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कॉन्टिन्यूअस लाइनिंग लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो कॉन्टिन्यूअस लेयर का बना होता है। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स ए नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड द क्रिस्टी। जबकि इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो कॉन्टिन्यूअस लेयर नहीं उसमें पाई जाती, उसमें अंदर की तरफ जो है इनफोल्डिंग पाई जाती है जिसको क्रिस्टी कहते हैं, जिसका सिंगुलर क्रिस्टा होता है। टूवर्ड्स दी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की तरफ ये क्रिस्टी जो है निकली हुई होती हैं, मतलब ये जो इनफोल्डिंग होती है इनर मेम्ब्रेन की क्रिस्टी के फॉर्म में वो मैट्रिक्स की तरफ होती है। जैसा कि फिगर 8.7 में हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया गया है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इसका यहाँ पे लिया गया है। इसमें आउटर मेम्ब्रेन दिखाया गया है, इनर मेम्ब्रेन, और उसके अंदर मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अंदर ये इनफोल्डिंग इसकी इनर मेम्ब्रेन की क्रिस्टी के फॉर्म में दिखाई दे रही है। और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी है, मीन्स दो मेम्ब्रेन के बीच जो है स्पेस भी पाया जाता है। तो इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर। द क्रिस्टी इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया में इनर इनफोल्डिंग के क्रिस्टी बनती है वो जो होती है क्रिस्टी जो होती है वो सरफेस एरिया को बढ़ाती है। द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियन फंक्शंस। ये जो दो मेम्ब्रेन होती है, मीन्स जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होती है, इन दोनों मेम्ब्रेन में अलग अलग एंजाइम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का एक साइट होता है। They produce cellular energy in the form of ATP, hence they are called power house of the cell। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है क्योंकि ये ATP के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करती है। जो सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो ATP के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, तो इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल मीन्स सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है।
द मैट्रिक्स आल्सो पॉजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। जो मैट्रिक्स होता है इसमें मैट्रिक्स में एक सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल पाया जाएगा। कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल भी देखने को मिलते हैं। राइबोसोम्स पाया जाएगा और जो राइबोसोम्स होगा वो 70S का राइबोसोम्स होगा। एंड द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। और ये सारे जो पाए जा रहे हैं सारे डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स वगैरह, ये राइबोसोम्स जो होता है ये डीएनए की प्रोटीन की सिंथेसिस में मदद करता है। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। माइटोकॉन्ड्रिया में जो डिवीज़न होता है वो फिजन के द्वारा होता है। मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया में फिजन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हमें दूसरा सेल ऑर्गेनेल पढ़ना है जो कि है प्लास्टिड। ये भी एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेल्स है। तो देखते हैं कि प्लास्टिड क्या होता है। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनॉइड्स। जो प्लास्टिड होता है ये सभी प्लांट सेल में पाया जाता है और यूग्लिनॉइड के मेंबर में भी देखने को मिलता है। दीज आर ईजिली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। इनको आसानी से जो है माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जा सकता है क्योंकि ये थोड़ा बड़े साइज में होते हैं। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स दस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर्स टू दी प्लांट्स। इनमें कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट पाए जाते हैं जो प्लांट को कलर प्रोवाइड करते हैं। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स प्लास्टिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो पिगमेंट के आधार पे जो है प्लास्टिड को क्लासीफाई किया जाता है। 3 कैटेगरी में इनको क्लासीफाई किया जाता है, एक क्लोरोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट और तीसरा जो होता है वो ल्यूकोप्लास्ट होता है। तो प्लास्टिड हमें यहाँ पे 3 प्रकार के पढ़ने हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी इसेंशियल फॉर दी फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है जो है लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस में जो है हेल्प करता है। इन दी क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन, ज़ैंथोफिल एंड अदर्स आर प्रेजेंट। क्रोमोप्लास्ट में फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स पाया जाता है। कैरोटीन और ज़ैंथोफिल और अन्य पिगमेंट भी देखने को मिलते हैं। दिस गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट ए येलो, ऑरेंज और रेड कलर। तो ये जो है प्लांट को येलो, ऑरेंज या रेड कलर प्रोवाइड करता है। अब थर्ड प्लास्टिड है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड ऑफ वेरिड शेप एंड साइज विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये कलरलेस प्लास्टिड होता है। क्लोरोप्लास्ट जो था वो भी कलर्ड प्लास्टिड था, क्रोमोप्लास्ट भी कलर्ड था, बट जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये कलरलेस प्लास्टिड होता है और शेप और साइज़ भी इसका वेरी करता है। शेप और साइज़ के आधार पे ही जो है इनको मतलब अगर ये फूड को स्टोर करता है तो एमाइलोप्लास्ट के रूप में, एलाइयोप्लास्ट के रूप में और जो है एल्यूरोप्लास्ट के रूप में ये फूड को स्टोर करता है। जैसे एमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च। एमाइलोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, मीन्स स्टार्च का स्टोरेज होता है। जैसे एग्जाम्पल इसका है पोटैटो। आलू में हमें कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च स्टोरेज देखने को मिलता है। इलायोप्लास्ट में क्या होता है, इलायोप्लास्ट स्टोर ऑयल्स एंड फैट्स। इलायोप्लास्ट में ऑयल और फैट का स्टोरेज होता है। वेयर एज दी एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन्स, जबकि एल्यूरोप्लास्ट में जो है प्रोटीन का स्टोरेज होता है। तो यहाँ पे जो है जो ल्यूकोप्लास्ट है ये भी 3 प्रकार का हो गया, यानी कि एमाइलोप्लास्ट, एलाइयोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। अगर जो है कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च का स्टोरेज देखने को मिलता है तो उसको एमाइलोप्लास्ट कहेंगे, जो कि पोटैटो में देखने को मिलता है। अगर ऑयल या फैट का स्टोरेज होता है तो उसको एलाइयोप्लास्ट कहेंगे और अगर प्रोटीन का स्टोरेज होगा तो उसको एल्यूरोप्लास्ट कहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। ज़्यादातर क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन प्लांट्स में पाए जाते हैं
मीजोफिल सेल, पत्तियों की जो मीजोफिल सेल्स होती है उसमें जो ज़्यादातर क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। दीज आर लेंस शेप्ड, ओवल, स्फेरिकल, डिस्क्वाइड और आर इवन रिबन लाइक ऑर्गेनेल्स हैविंग वेरिएबल लेंथ 5 to 10 माइक्रोमीटर एंड विड्थ 2 to 4 माइक्रोमीटर। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका शेप लेंस शेप्ड हो सकता है, ओवल या स्फेरिकल, डिस्क्वाइड और आर रिबन लाइक शेप हो सकता है। मीन्स क्लोरोप्लास्ट का शेप भी वेरी करता है। और क्लोरोप्लास्ट की जो लंबाई है वो 5 से 10 माइक्रोमीटर हो सकती है और इसकी चौड़ाई, इसका विड्थ जो है 2 to 4 माइक्रोमीटर हो सकता है। देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 per cell of the Chlamydomonas, a green alga, to 20 to 40 per cell in the mesophyll। यानी कि जो है जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसकी संख्या भी वेरी करती है, सेल टू सेल इसकी संख्या वेरी करती है। जो क्लेमाइडोमोनाज जो कि एक ग्रीन एल्गा होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट इसके एक सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, जबकि जो मीजोफिल सेल होती हैं, पत्तियों की जो मीजोफिल सेल होती हैं उसमें 20 से 40 जो है क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह द क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन में इसको भी डिवाइड किया गया है। ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। जो क्लोरोप्लास्ट का इनर मेम्ब्रेन होता है वो लेस परमिएबल होता है, किसके प्रति? प्रोटॉन के प्रति लेस परमिएबल होता है। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। जो क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस पाया जाता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में मैट्रिक्स पाया जा रहा था, वैसे ही जो है क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन में जो है स्ट्रोमा देखने को मिलता है। ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैट एंड मेम्ब्रेनस सैक्स कॉल्ड द थैलाकॉइड। और फ्लैट एंड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेनस फ्लैट एंड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, वो भी ढेर सारी संख्या में पाया जाता है, जिसको थैलाकॉइड कहते हैं। ये थैलाकॉइड आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। ये थैलाकॉइड किस में पाया जाएगा? स्ट्रोमा में पाया जाएगा। यानी कि क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में थैलाकॉइड देखने को मिलता है। जैसा कि फिगर 8.8 में यहाँ हमें सेक्शनल व्यू ऑफ क्लोरोप्लास्ट का सेक्शनल व्यू देखने को मिल रहा है। इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट को दो मेम्ब्रेन में डिवाइड किया गया है, आउटर मेम्ब्रेन इसका और इनर मेम्ब्रेन में हमें थैलाकॉइड देखने को मिलता है। स्ट्रोमा के अंदर थैलाकॉइड देखने को मिलता है और ग्रैनम देखने को मिलता है। तो देखते हैं, थैलाकॉइड आर अरेंज्ड इन स्टैक्स लाइक द पाइल्स ऑफ द कॉइन्स कॉल्ड ग्रैना। थैलाकॉइड जो है वो कॉइन्स में जो है एक अरेंज होता है। उस थैलाकॉइड का जो अरेंजमेंट होता है वो स्टेप बाय स्टेप एक के ऊपर जैसे कॉइन्स अरेंज कर दिया जाए उसी तरीके से ये अरेंज होता है, जिसको ग्रैना कहते हैं, जिसका सिंगुलर ग्रैनम होता है। और आर दी इंटरग्रैनल थैलाकॉइड, उसी को इंटरग्रैनल थैलाकॉइड भी कहते हैं। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड दी स्ट्रोमा लैमेली। इसके अलावा भी एक एडिशनल मेम्ब्रेन देखने को मिलता है जिसको स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं, कनेक्टिंग दी थैलाकॉइड्स ऑफ दी डिफरेंट ग्रैना। ये जो स्ट्रोमा लैमेली होता है जो है ये सारे थैलाकॉइड को कनेक्ट करने का काम करता है। द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड्स इनक्लोज ए स्पेस कॉल्ड ए ल्यूमेन। जो थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन होता है एक स्पेस में इनक्लोज्ड, एक स्पेस के थ्रू कवर रहता है, जिसको ल्यूमेन कहते हैं। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। जो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा होती है उसमें हमें रुबिस्को नाम का एंजाइम भी देखने को मिलता है, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। इट आल्सो कंटेन्स स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम्स। तो इसके स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल देखने को मिलता है और राइबोसोम्स भी पाया जाएगा। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन दी थैलाकॉइड्स। और जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाए जाते हैं वो थैलाकॉइड के अंदर देखने को मिलेंगे। द राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर, मीन्स 70s देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स
डेट इज़ 80S। जो क्लोरोप्लास्ट का राइबोसोम्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जो है क्लोरोप्लास्ट में भी जो राइबोसोम्स होता है वो 70S का राइबोसोम्स पाया जाएगा, जो कि साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम से छोटा होता है। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम वो 80S का राइबोसोम्स होता है, उससे जो है छोटा राइबोसोम्स क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है। अब हमें राइबोसोम्स के बारे में पढ़ना है, तो देखते हैं राइबोसोम्स क्या होता है। राइबोसोम्स आर द ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल्स बाय जॉर्ज पैलाडे 1953। राइबोसोम्स जो होता है ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है, इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू सबसे पहले जो है एक साइंटिस्ट ऑब्जर्व किए थे 1953 में। जॉर्ज पैलाडे नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने राइबोसोम्स को जो है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा था। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड डेट इज़ RNA एंड प्रोटीन्स एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। जो राइबोसोम्स होता है ये किस किस चीज़ से मिलके बना होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड मीन्स RNA का और प्रोटीन से मिलके बना होता है। और ये राइबोसोम्स जो होता है ये किसी भी मेम्ब्रेन बाउंड से नहीं कवर्ड होता है, मीन्स ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को हमने पढ़ा कि ये डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, वहीं पे दूसरी तरफ राइबोसोम्स को देखा जाए तो ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80S व्हाइल द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70S। जैसा कि अभी अभी हमने पढ़ा, जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो 80S होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स 70S होते हैं। ईच राइबोसोम्स हैज़ 2 सब यूनिट लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट। जैसा कि फिगर 8.9 में हमें राइबोसोम्स के 2 सब यूनिट को दिखाया गया है, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट को। तो यहाँ पे राइबोसोम्स में जो है हमें 2 सब यूनिट देखने को मिलता है। एक यूनिट जो होगी उसकी बड़ी होती है, एक यूनिट जो होती है वो छोटी होती है। द 2 सब यूनिट ऑफ 80S राइबोसोम्स आर 60S एंड 40S। जो 80S का राइबोसोम्स होता है उसकी जो 2 सब यूनिट होती हैं वो एक 60S की होती है और एक 40S की होती है। मीन्स 60S जो होती है ये लार्जर सब यूनिट होती है, 40S स्मॉलर सब यूनिट होती है। व्हाइल दैट ऑफ 70S राइबोसोम्स आर 50S एंड 30S। और जो 70S राइबोसोम्स की 2 सब यूनिट होती हैं वो 50S होती है और 30S। 50S जो होती है वो लार्जर सब यूनिट होती है और 30S स्मॉलर सब यूनिट होती है। तो यहाँ पे जो 80S का राइबोसोम्स होता है ये 2 सब यूनिट से मिलके बना होता है, 60S और 40S। और जो 70S मीन्स प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होता है वो भी 2 सब यूनिट से मिलके बना होता है, 50S और 30S। हियर यस सेडवर्क्स यूनिट स्टैंड्स फॉर दी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट्स। यहाँ पे जो यस है मीन्स जो 80S और 70S जो हम पढ़ते हैं, जो यस होता है ये एक सेडवर्ग यूनिट होती है। एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे ये यूनिट रखी गई है और ये किसको रिप्रेजेंट करती है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को। इट इज़ इनडायरेक्टली ए मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। और ये इनडायरेक्टली किसको मेजर करती है? उसके डेंसिटी और उसके साइज को। बोथ 70S एंड 80S राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट। दोनों ही 70S और 80S राइबोसोम्स 2 सब यूनिट से मिलके बने होते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो 70S यानी कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होता है वो 50S और 30S 2 सब यूनिट से मिलके बना होता है, और जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स मीन्स 80S राइबोसोम्स होता है वो 60S और 40S इन 2 सब यूनिट से मिलके बना होता है। तो राइबोसोम्स के बारे में बस इतना ही। अब यहाँ पे हमें एक स्ट्रक्चर और एक ऑर्गेनेल और पढ़ना है, साइटोस्केलेटन। तो देखते हैं कि साइटोस्केलेटन क्या होता है। एन इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रिफर टू एज द साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन के अंतर्गत क्या क्या आता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाएंगे। ये एक इलाबोरेट नेटवर्क स्ट्रक्चर फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है साइटोस्केलेटन।
इसके अंतर्गत माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये सारे फिलामेंट्स आते हैं। द साइटोस्केलेटन इन ए सेल आर इन्वॉल्व्ड इन मेनी फंक्शंस सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। तो साइटोस्केलेटन का जो फंक्शन होता है सेल में, वो बहुत सारा फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, सेल की मोटिलिटी में भी हेल्प करता है और सेल को शेप भी प्रोवाइड करता है। तो ये 2-3 फंक्शन याद रखने हैं साइटोस्केलेटन के, कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा सेल को मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा और सेल को शेप भी प्रोवाइड करता है। अब ये साइटोस्केलेटन के अंतर्गत ये माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये सारे फिलामेंट ही आते हैं। अब यहाँ पे हमें सीलिया और फ्लैजेला, ये भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं, इनको भी पढ़ना है। तो देख लेते हैं क्या होते हैं सीलिया और फ्लैजेला। सीलिया जिसका सिंगुलर सीलियम होता है एंड फ्लैजेला जिसका सिंगुलर फ्लैजेलम होता है, आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये सीलिया और फ्लैजेला जो होते हैं, ये जो है हेयर लाइक आउटग्रोथ होते हैं, सेल मेम्ब्रेन से निकले होते हैं। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओर्स काजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और आर द सराउंडिंग फ्लूइड। जो सीलिया होता है ये बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, ये जो होते हैं सेल को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, या जो सेल के अंदर फ्लूइड होता है उसको, उसके मूवमेंट में ये सीलिया हेल्प करते हैं। जबकि जो फ्लैजेला होते हैं, ये फ्लैजेला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट। फ्लैजेला जो है सीलिया के कंपेयर में बड़े होते हैं और ये भी सेल के मूवमेंट में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो पॉजेस फ्लैजेला बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूकैरियोटिक फ्लैजेला। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में भी फ्लैजेला देखने को मिलता है, लेकिन अगर इस जो है प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला को देखा जाए तो ये स्ट्रक्चरली जो होते हैं यूकैरियोटिक फ्लैजेला के कंपेयर में डिफरेंट होते हैं। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सीलियम और आर द फ्लैजेलम सो दैट दे आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो अगर सीलिया और फ्लैजेला को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखें तो जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंतर्गत देखने पे सीलिया और फ्लैजेला दोनों को ही देखा जाए तो दोनों ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कवर्ड होते हैं। देयर कोर कॉल्ड द एक्सोनीम, और इनमें जो कोर देखने को मिलता है उसको एक्सोनीम कहते हैं। एक्सोनीम जो होता है पॉजेस ए नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। एक्सोनीम में बहुत ढेर सारी संख्या में माइक्रोट्यूब्यूल देखने को मिलते हैं जो उसके लॉन्ग एक्सिस के जो है पैरेलल रन करते हुए दिखाई देते हैं। द एक्सोनीम यूजुअली हैज़ 9 डुप्लेट्स ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो एक्सोनीम होते हैं इनमें 9 की संख्या में डुप्लेट रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलते हैं एंड ए पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स, और एक पेयर सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलता है। मीन्स एक्सोनीम के अंदर जो है जो माइक्रोट्यूब्यूल की संख्या होती है वो 9 प्लस जो है 2 के अरेंज में होती है। जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो रेडियली अरेंज होते हैं पेरीफेरी की तरफ जो है, और जो एक पेयर माइक्रोट्यूब्यूल होता है वो जो है सेंटर में लोकेटेड होता है। सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स इज रिफर टू एज दी 9+2 एरे, जैसा कि फिगर 8.10 में देखने को मिल रहा है। जो एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वो फिगर 8.10 में यहाँ पे दिखाया गया है। जो 9 रेडियली अरेंज्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये पेरीफेरी की तरफ हैं, और जो पेयर में माइक्रोट्यूब्यूल है सेंट्रली माइक्रोट्यूब्यूल है ये सेंटर की तरफ है, और ये जो रेडियली माइक्रोट्यूब्यूल हैं ये इंटर डुप्लेट ब्रिज के थ्रू जो है जॉइंट हुए रहते हैं। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पूरा एक्सोनीम जो होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, और सारे जो है रेडियल स्पोक निकले होते हैं सारे माइक्रोट्यूब्यूल से। जो पेरीफेरी पे सारे माइक्रोट्यूब्यूल हैं वो उससे जो है रेडियल स्पोक निकले होते हैं एक एक। द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस एंड इज आल्सो इनक्लोज्ड बाय ए सेंट्रल शीथ विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरीफेरल डुप्लेट्स बाय ए रेडियल स्पोक।
Thus there are 9 रेडियल स्पोक। इस प्रकार हमें 9 रेडियल स्पोक देखने को मिलते हैं, क्योंकि प्रत्येक पेरीफेरी पे जो माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज्ड हैं उससे एक एक रेडियल स्पोक जो है निकला हुआ होता है। दी पेरीफेरल डिप्लेट्स आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाई लिंकर्स। जो पेरीफेरी पे डुप्लेट पाया जा रहा था तो उसको हमने अभी फिगर में देखा था कि वो इंटर डुप्लेट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट थे। सारे माइक्रोट्यूब्यूल सारे जो पेरीफेरी पे अरेंज थे वो इंटर डुप्लेट ब्रिज से कनेक्ट थे। दस देयर आर 9। इस प्रकार जो है बोथ दी सीलियम एंड फ्लैजेलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड दी बेसल बॉडीज। इस प्रकार दोनों सीलिया हो वो चाहे फ्लैजला हो, दोनों ही कहाँ से निकले होते हैं, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये बेसल बॉडीज जिसको हम लोग बेसल बॉडी कहते हैं, और ये सीलिया और फ्लैजला से निकले हुए होते हैं बेसल बॉडी। तो इस प्रकार सीलिया और फ्लैजला के बारे में बस इतना ही। अब हमें यहाँ पे सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। तो देखते हैं क्या होता है सेंट्रोसोम और क्या होता है सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल यूजली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम जो होता है एक ऐसा ऑर्गेनेल होता है जिसमें 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको सेंट्रियोल कहते हैं। मीन्स सेंट्रोसोम से ही मिलके सेंट्रियोल बना होता है। दे आर सराउंडेड बाई एमार्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल्स। ये किससे सराउंडेड होते हैं सेंट्रियोल जो होते हैं, एमार्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल पाया जाता है, उसी से ये सेंट्रियोल सराउंड होता है। बोथ द सेंट्रियोल्स इन ए सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन विच ईच हैज़ एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कॉर्ट व्हील। तो जो दोनों सेंट्रियोल होते हैं सेंट्रोसोम में जो 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री पे जो है एक दूसरे के अरेंज होते हैं। जैसा कि कार्ट व्हील देखे होंगे वैसे ही ये एक दूसरे से दोनों सेंट्रियोल अरेंज होते हैं सेंट्रोसोम में। दे आर मेड अप ऑफ ए 9 इवनली स्पेस पेरीफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। ये भी पेरीफेरी पे 9 ट्यूबुलिन प्रोटीन के मिलके बने होते हैं। ईच ऑफ द पेरीफेरल फाइब्रिल इज ए ट्रिपलेट। प्रत्येक पेरीफेरल फाइब्रिल जो होता है एक ट्रिपलेट बनाता है। द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर आल्सो लिंक्ड। और जो अगल बगल वाले ट्रिपलेट होते हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज आल्सो प्रोटीनेशियस एंड कॉल्ड द हब। जो प्रॉक्सिमल रीजन सेंट्रियोल का जो प्रॉक्सिमल रीजन का सेंट्रल पार्ट होता है वो प्रोटीनेशियस से बना होता है जिसको हब कहते हैं। विच इज़ कनेक्टेड विद ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरीफेरल ट्रिपलेट बाय रेडियल स्पोक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। जो कि ये जो हब होता है ये जो पेरीफेरल पे ट्रिपलेट पाया जाता है उससे कनेक्ट होता है, और ये पेरीफेरल ट्रिपलेट जो होता है उससे भी रेडियल स्पोक निकला होता है, और ये रेडियल स्पोक जो होता है किसका, प्रोटीन का बना होता है। द सेंट्रियोल फॉर्म द वेसल बॉडी ऑफ द सीलिया ORR फ्लैजला एंड स्पिंडल फाइबर्स दैट गिव राइज टू स्पिंडल अपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स। जो सेंट्रियोल होता है ये एनिमल सेल में देखा जाए तो सेल डिवीज़न में मदद करता है। तो आज हमें इतना ही पढ़ना है। अब अगला टॉपिक हमें पढ़ना है न्यूक्लियस, जो कि हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज यहीं तक बस। थैंक यू।